तो चलिए इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। टेंस के बारे में आप सबको पता होगा, इसे हम लोग टाइम एंड टेंस भी बोलते हैं। इस सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि हम लोग टू द पॉइंट बातें करेंगे और अच्छे से एकदम टेंस को समझेंगे। स्कूल स्टूडेंट्स जो 10th क्लास के हैं, 9th के हैं, 8th के हैं, इवन प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स जो भी हैं, वो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टेंस। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में होता है कि टेंस है क्या। देखिए टेंस क्या है, आज इसको हम लोग एक इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अब कैसे समझेंगे वो भी आपके सामने है। देखिए इंटरेस्टिंग वे में समझने का मतलब कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल अगर हम सिर्फ 3 या 4 वर्ड्स में बोलना चाहें तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं टेंस को काफ़ी इजीली। देखिए आप सिर्फ इस लाइन के इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बस इतना सा, स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स है ना जी, स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। दैट्स मीन कि जब भी आप टेंस के बारे में पढ़ें, दिमाग में एक आइडिया, एक कंसेप्ट आपका पुट हो जाना चाहिए कि कुछ नहीं है ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रूल्स रेगुलेशन ये सब कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर ये सब कुछ नहीं दिमाग में लाना है। बस जानना है कि ये स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स है और ये वर्ब फॉर्म्स की स्टडी जब भी वेरी करेगी हमारा मोमेंट और इवेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब डिस्क्रिप्शन के टाइम क्या होगा कि जो हमारा मोमेंट है उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देगा। चूँकि ये वीडियो का पार्ट 1 है तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे, इट्स ऑब्वियस। देखिए यहाँ जो दिख रहा है कि डिमोस्ट्रेट कर देगा द मोमेंट और इवेंट को, तो सिंपली इस डिफरेंस की तरफ आते हैं। अभी इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे और समझेंगे। देखिए कैसे टेंस इज comprehensive study of verb forms according to its application that demonstrate the moment or event या of event। ये तो पहला एग्जांपल आपका हो गया डिफिनेशन, ठीक है। अब एक और डिफिनेशन देखते हैं जो ट्रेडिशनल है कि द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट टाइम इज कॉल्ड टेंस। फिर से टेंस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ, देखिए मैं फर्स्ट वाले डिफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। बी वेरी फ्रेंडली, कोई इसमें आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा, काफ़ी इजी है, लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। चलिए देखिए ध्यान से। टेंस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इट्स एप्लीकेशन दैट डिमोस्ट्रेट द मोमेंट और इवेंट, मोमेंट ऑफ इवेंट। सिंपली है कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि क्रिया के करने में जो भी समय लगता है हम उसको काल कहते हैं। हाँ ठीक है, सही है, टेंस का हिंदी काल होता है। लेकिन एक चीज़ जानिएगा यहाँ पे कि इस बार क्रिया के करने में जो समय लगता है वो तो ट्रेडिशनल वे में हम लोग समझते ही हैं, लेकिन इस बार समझेंगे कि वर्ब फॉर्म्स जो भी होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं कि आपका वर्क किस मोमेंट में हुआ है, यानी प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, मतलब होने वाला है, हुआ है नहीं। तो सिंपल इसमें आप ये देख लिया आपने। अब यहाँ देखिए कि जब भी आप एप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे वर्ब का अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट टाइम, जैसा समय है उसी के हिसाब से यूज होगा ना। अब पास्ट की बातें करेंगे, फ्यूचर का ऑक्सिलरी लगाएंगे तो ये तो सेट नहीं करेगा, तो सिंपल है कि वो गड़बड़ हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, टेंस को फॉलो नहीं करेगा। तो इसको इग्नोर करते हुए हम चलते हैं सिंपल एक ही बात को देखते हैं कि इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम या एप्लीकेशन, और वो डिमोस्ट्रेट कर देगा खुद ब खुद मोमेंट को या फिर इवेंट को, ठीक है। उस मोमेंट को जो इवेंट में हो रहा है, तो उस समय आप क्या देखिएगा कि हेल्पफुल है वर्ब फॉर्म्स उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने में, यानी उसको बताने में वर्ब फॉर्म्स काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए कैसे पॉसिबल है। हम एक एग्जांपल लेते हैं जो काफ़ी कॉमन सा एग्जांपल है, इसमें हम समझ जाएंगे कि कैसे ये हुआ, कैसे वर्ब फॉर्म डिसाइड करता है आपके टेंस को। तो देखिए सबसे पहले सिंपल हम लोग समझ लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, ही गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट है ही वेंट स्कूल, और उसके बाद है ही विल गो टू स्कूल। यहाँ पे 3 सेंटेंस मेरे पास लिखा हुआ है। अब इन 3 सेंटेंस में एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ही जो हमारा है इसमें भी तीनों सेंटेंसेस में कॉमन है, ठीक है, और हमारा स्कूल भी कॉमन है ना। लेकिन जब हम चेंज कर रहे हैं तो गोज़, वेंट और विल गो। सिंपली समझ जाइए कि पहले सेंटेंस में हम लोगों ने लिखा गोज़, तो गोज़ लिखने का मतलब ये है कि सेंटेंस हो जाता है कि वह स्कूल जाता है। क्या हो जाएगा? वह स्कूल जाता है, यानी प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा वह स्कूल गया। क्या हो जाएगा? वह स्कूल गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यही यहाँ पर वेंट को रिमूव करके विल गो को कहते हैं
तो विल गो को कंसीडर करने में यहाँ पे हो जाएगा कि वह स्कूल जाएगा, यानी कि ये दोनों कॉमन है। और यहाँ पे यानी सब्जेक्ट और जो आपका स्कूल है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, वो आप देख रहे हैं सिंपली कि वो कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज मेनली हमारा वर्ब ही हो रहा है, गोज़, वेंट और विल गो। और ऐसे चेंज होने के साथ साथ आपके सेंटेंस का सेंस भी पूरा का पूरा डिफरेंट हो जा रहा है। एक प्रेजेंट हो जा रहा है, एक पास्ट हो जा रहा है और एक फ्यूचर हो जा रहा है। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द वर्ब फॉर्म्स। यानी सिंपल आप देख सकते हैं कि वर्ब फॉर्म की स्टडी को हम टेंस कह सकते हैं। अब इसमें ऑक्सिलरी भी चेंज होते हैं, मेन वर्ब्स भी चेंज होते हैं। तो यही डिसाइड कर देते हैं कि आपका मोमेंट किस एक्शन जो है वो किस मोमेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट काइंड की तरफ। देखिए यहाँ पे एक बेसिक एस्पेक्ट आपके टेंस का दिया हुआ है। बेसिक एस्पेक्ट्स करने का मतलब आप सबको पता होगा कि टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना। टाइम और टेंस, देखिए सिंपली एक चीज़ आप समझ लीजिए अच्छे से कि ये दोनों टर्म अलग है, ठीक है। टाइम अलग होता है और टेंस किसी और चीज़ को बोलते हैं। दोनों को देखिए क्या समझते हैं। पहले टाइम एक फिजिकल टर्म है जो किसी के द्वारा ना तो कंट्रोल किया जा सकता है और ना ही कोई इसको स्टॉप कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये कैसा है, फिजिकल टर्म है। बट ये जो टेंस आपका है वो टेंस क्या है, वो एक ग्रामेटिकल टर्म है जो आपको बताता है कि आप कैसे अपने सेंटेंस को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे वर्ब फॉर्म्स को अप्रोप्रिएट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्रामेटिकल टर्म है टू लर्न सेंटेंसेस, ग्रामर का एक पार्ट है। लेकिन टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज़, कभी नहीं बोलेगा कि टाइम इज़ कॉल्ड टेंस, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी एस्पेक्ट को बेस में रखते हुए हम लोग पहले ध्यान से देखते हैं कि इसके 3 काइंड्स होते हैं, ठीक है। और वो टाइम के जो यूजेस हैं वो 3 काइंड्स में देखिए कैसे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस को। देखिए प्रेजेंट टेंस आप सबको पता है कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, यानी यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रही होंगी या चलती हैं, लगातार जारी भी हो सकती हैं, है ना। यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो वर्क हो रहा है उसको आप डिफाइन करिएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर। और अब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो चीज़ें पास हो गई, मतलब जो चीज़ें मतलब घट चुकी, जो घटना पूरी तरह से हो चुकी है, आप उसको डिफाइन कीजिए कैसे, पास्ट के थ्रू। अब हाँ, अब जो मोमेंट आने वाला है, मतलब जो पल आया ही नहीं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइन करेंगे फ्यूचर टेंस के टर्म में। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये तीनों हैं। देखिए मैंने वहाँ पे दोनों लिख दिया है, मैंने यहाँ पे टाइम भी लिखा है और टेंस भी लिखा है। एक्चुअली क्या है, ये रेफ़र ही करता है टाइम को। टेंस क्या करता है, ये ऐसा टर्म है जो रेफ़र ही करता है टाइम को, मगर कैसे टाइम को, जिसमें आपने एक्शन को परफॉर्म किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, वेरी इजी है कि यहाँ पे जो पार्ट था आपका उसी का 4 सब काइंड्स। अब देखिए ये क्या मैं बोल रहा हूँ, 4 सब काइंड्स। अच्छा मैंने इसको काइंड्स क्यों नहीं कहा, सब काइंड क्यों कहा, देखिए इसके पीछे एक बेसिक रीज़न है। 4 सब काइंड्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये तीनों जितने भी थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब के अंडर में ये चारों फॉल करेंगे। देखिए ध्यान से, मतलब उन तीनों के ये चारों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब अगर हम सिंपल एक बात करें इंडेफिनिट की, तो इंडेफिनिट तीनों पे अप्लाई होने वाला है। मतलब सिंपल कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलिएगा, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलिएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलिएगा। उसी तरह से इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बात यहाँ पे और गौर करने लायक है कि प्रेजेंट सिंपल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही कहते हैं। यानी एक वर्ड दिखेगा यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेम है। यानी सिंपल आप कहिए या इंडेफिनिट कहिए, दोनों सिमिलर सेंस में ही यूज़ किया जाता है। तो वही तीनों टर्म्स हैं, 3 मेन काइंड्स होंगे और ईच मतलब जितने भी मेन काइंड्स हैं उन सब के ईच पार्ट के आपके 4 सब काइंड्स हैं, यही यहाँ पे गिवन है। आप देखिए कंटिन्यूअस का एक नेम और भी है, तो कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है कि प्रोग्रेसिव बोलते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि काम यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू है, यानी वर्क आपका इन प्रोग्रेस है। जब कोई चीज़ कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उसको हम प्रोग्रेस में ही मानेंगे, यानी कि कंटिन्यूअस मानेंगे। तो अब कंटिन्यूअस कहिए या प्रोग्रेसिव कहिए, कन्फ्यूज़ अब हम लोग नहीं होंगे। आई होप कि आप ये पार्ट भी समझ गए होंगे। यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस एंड
ईच काइंड्स ऑफ टेंस हैज़ इट्स 4 सब काइंड्स, है ना, क्लियर है। तो ये चीज़ें आई थिंक कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सबका तो एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया, मगर इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर अलग होता है, कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर अलग होता है, परफेक्ट का स्ट्रक्चर अलग होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्लस ये सारे जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग टर्म्स को, एक ही टेंस के अलग अलग टर्म्स को, कि प्रेजेंट में ये चीज़ें किस स्टेज में हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पर बेसिक चीज़ है जो मैंने आप लोग के लिए स्पेशली यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी समझा, यू मस्ट नो। देखिए अब व्हाट इज़ दिस यू मस्ट नो। देखिए बेसिकली जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं कि उसका टेंस कैसे होगा, कैसे इसका टेंस है, कौन सा टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू दैट टेंस हम वर्ब अप्लाई करेंगे। तो उसी पे ये बेस्ड है कि जब भी हम, अच्छा मेनली सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो उससे ये चीज़ें क्लियर होंगी। पहले यू मस्ट नो में एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि जब आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, यानी कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, इसका मतलब है कि ही सी इट, या फिर कोई नेम, या फिर कोई सिंगुलर वर्ड जैसे कि ब्रदर, बॉय, etc। अगर इस तरह का कोई भी वर्ड हुआ तो आपके वर्ब के साथ एस या ई एस अटैच हो जाएगा, मतलब एज ए सफिक्स ये लग जाएंगे मेन वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं। सिंपल है कि जब आपके, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, कि जब आपके सेंटेंस में, जब सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा और जब आपके सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल होगा, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के इस्तेमाल होते ही आपके मेन वर्ब में एस और ई एस अटैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्ब। अब देखिए कैसे, अब अकॉर्डिंग टू वर्ब एस एस तो लगेगा ही, मगर जैसे पुल है तो पुल में आप ई एस नहीं लगाएगा, यहाँ पे पुल है तो ये पुल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैच है तो कैच हो जाएगा, उसमें ई एस लगेगा, है ना। तो इसको हम लोग अभी समझते हैं। देखिए व्हेन वी विल यूज़ ई एस विथ वर्ब्स, सिंपल है कि हम लोग कब ई एस इस्तेमाल करते हैं वर्ब्स के साथ। हाँ, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी ही, शी, इट, एनी नेम और फिर कोई सिंगुलर वर्ड। तो देखिए कैसे, अब आप यहाँ पे देखिएगा, अभी आप पर्सन को दिमाग में मत रखिएगा, अभी पहले एप्लीकेशन देखिएगा फिर मैं पर्सन क्लियर करूँगा। देखिए यानी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक वर्ड लिया मैंने, जैसे गो। आप देखिए इसके लास्ट में ओ आ रहा है ना, इसके लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसका मतलब आप ऊपर वाले लाइन पे ध्यान दीजिएगा, SSOZXCHSH। अगर इनमें से किसी भी लेटर या लेटर के कॉम्बिनेशन से आपका वर्ब एंड हो रहा है तो उसमें ES लग जाएगा। देख लिया आपने, ही गोज़ हो गया, यानी आई गो था लेकिन ही गोज़। अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे सर एक में गो क्यों और एक में गोज़ क्यों। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है जबकि ये थर्ड पर्सन है। सेम आई किस मगर ही किसेस, है ना। सिंपल समझ में आ गई बात। अब देखिए एक चीज़ और अच्छे से देखिएगा, सेम है कि यहाँ पे वर्ड एंड हो रहा है CH से, तो यहाँ पे भी ही सर्च हो गया, दे फैच तो दे फैच हो गया। इस तरह से हम अच्छे से समझ जाएंगे कि जिन सेंटेंस में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज़ हो रहा है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो इतने सारे वर्ड्स के लास्ट होने के बाद हम उसमें ES का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये भी आपको वेरी क्लियर होगा, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कन्फ्यूज़न हम लोगों को नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग टेंस को स्टार्ट करते हैं। टेंस विथ प्रेजेंट टाइम। देखिए टेंस विथ प्रेजेंट टाइम कहने का मतलब क्या, कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पढ़ना शुरू कर लिया है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस को पढ़ना शुरू कर लिया, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप जानिए यहाँ पे सबसे पहले, कि जितने भी आपके टेंस हैं दे आर 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनके 4 सब काइंड हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जितने भी सब काइंड्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए हर सब काइंड के साथ सभी का एटलीस्ट 4 स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा।
और ये 4 स्ट्रक्चर एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं? क्योंकि वो एट दैट टाइम क्या कर रहे होते हैं कि डिफरेंट सेंटेंस के टाइप को डिफाइन कर रहे होते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर से वो अपना असर्टिव दिखाएंगे, एक स्ट्रक्चर से वो अपना इंट्रोगेटिव शो करेंगे, एक स्ट्रक्चर से नेगेटिव और एक से इंट्रोनेगेटिव, है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कैसे यूज हो रहा है। देखिए, सब्जेक्ट यूज हो रहा है V1 और V5 के साथ, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। एक चीज़, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब सिंपल वर्ब विदाउट एस और ईएस, और यानी कि ऐसे गो है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करने का मतलब हुआ विथ एस और ईएस, यानी गोज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि एक एग्जाम्पल हम इस पे देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 मोड्स ऑफ सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। समझ में आ गया होगा असर्टिव का। अब हम इसी को अगर इंट्रोगेटिव करना चाहें तो देखिए, इसमें कहीं पे ऑक्सिलरी तो है नहीं, कहीं पे ऑक्सिलरी मेरे पास नहीं है, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव का रूल होता है कि जो भी ऑक्सिलरी आपने सेंटेंस में इस्तेमाल किया है उसे फ्रंट में रख देते हैं, यानी फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह वही आ जाता है ताकि क्वेश्चन अराइज हो सके। देखिए कैसे, हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए कैसे, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल किया गया। पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि डू और डज, जब भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो हम उसमें डज का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल में हम डू का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में किसका इस्तेमाल करेंगे? हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं इसके साथ, जस्ट देखते हैं कि कैसे इससे हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन था तो हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क, यानी डज ही गो टू स्कूल। इस तरह से देख लिया आपने, ऑक्सिलरी को आगे रख देना है, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, वर्ब उसके बाद V1 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गोज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। जो कि यहाँ पे गोज था, यहाँ पे गोज नहीं होगा, क्योंकि डू डज जैसे ही लगेगा वो अपने V1 के फॉर्मेट में वापस आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग इसके नेगेटिव फॉर्म की तरफ। देखिए, सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बीच में लिखा है डू नॉट और डज नॉट। यहाँ देखिए, डू नॉट और डज नॉट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसमें डज नॉट, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कोई और पर्सन है तो डू नॉट यूज़ होगा। और वर्ब कैसा होगा? V1, है ना। वर्ब कैसा होगा? V1। ये देखिए, V5 नहीं, ही रहेगा, शी रहेगा, डज उसके साथ इस्तेमाल होगा, बस V1 ही लगेगा, V5 नहीं लगेगा, यानी गोज नहीं होगा। आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गोज नहीं गो होगा, गो टू स्कूल। ये इसका हो गया, इसका ही मैंने बता दिया, इसका ही मैंने बता दिया। अब चलते हैं लास्ट वाले की तरफ। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में है इंट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब हिंदी देख लीजिए इसका कैसे। पहले वाले का है वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, और लास्ट वाले का क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो इंट्रोनेगेटिव, तो इंट्रोनेगेटिव में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इंट्रोनेगेटिव में पहले ही डू डज को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो स्ट्रक्चर वाइज इतने 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फॉल हो रहे थे। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो कि है रूल। रूल में देखिए, रूल्स एंड यूजेस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने सारे रूल्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज़ जो है किस जगह पे बेटर होता है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रूल में हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट रूल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू शो अ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। देखिए
टू शो अ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में आप जितनी भी चीज़ों को हैबिचुअल एक्शन की तरह मतलब डेली बेसिस पे उसको करते हैं, और जब आप उस चीज़ को रिपीटेड मोड में करते हैं तो वो आपका हैबिट बन जाता है, और जब हैबिट बन जाएगा तो वो आपकी एक रूटीन में शामिल हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप जनरल सेंटेंसेस को उठा के भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिंपल देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है आई लाइक स्वीट्स, एक सेंटेंस है हमारा आई लाइक स्वीट्स, मतलब मैं मीठा पसंद करता हूँ या मिठाई पसंद करता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं एक बार इसके ट्रेडिशनल वे की। ट्रेडिशनल वे का मतलब ये होता है कि पहले लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, आज भी ये एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि आज एप्लीकेबल नहीं है, सबसे पहले हम उसके ट्रेडिशनल वे में पहचानने का तरीका था ता है, ते हैं और ती है। इस तरह से सेंटेंस लास्ट होता था तो हम समझ जाते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आज भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ठीक है मुझे मीठा अच्छा लगता है ना, पसंद है, तो ता है आ गया, है ना। सोनम वॉक्स इन द मॉर्निंग, सोनम शाम को टहलती है, सोनम सुबह को टहलती है, ठीक है, तो देखिए ती है लास्ट में आ गया। अब राजू ड्रिंक्स मिल्क, राजू ड्रिंक मतलब पीता है, राजू दूध पीता है, तो वहाँ पे क्या आ गया ता है ना, ऊपर वाला आ गया पीता है। तो सिंपल देखा आपने कि हैबिचुअल एक्शन, जैसे सुबह में हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग सुबह को उठते हैं, रात को हम लोग सोते हैं, ये हमारे हैबिट्स हैं, और हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, टू शो अ प्रेजेंट कस्टम और रिचुअल्स। देखिए हमारे नेक्स्ट रूल में इसको ही हम लोगों ने मेंशन किया, टू शो अ प्रेजेंट कस्टम और रिचुअल्स। एक बात ध्यान से सुनिएगा, कस्टम और रिचुअल्स हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो ट्रेडिशनली पुराने टाइम से चली आ रही हैं और एट प्रेजेंट लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा, पहले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कस्टम, जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, हिंदूज़ वर्शिप इन टेम्पल। देखिए हिंदूज़ वर्शिप, वर्शिप्स नहीं है क्योंकि हिंदूज़ प्लूरल है इसलिए। अब देखिए हिंदूज़ वर्शिप्स इन टेम्पल, यानी सिंपल है कि ये मंदिर है, और हम लोग देखिए ट्रेडिशनली हिंदूज़ लोग टेम्पल में पूजा करते हैं, ये हमारा कस्टम है, रिचुअल है। जबकि यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम जो है वो लोग मॉस्क्यू में पूजा करते हैं, तो वो सिंपल आप समझ जाइए कि इनका ट्रेडिशन हमारा ट्रेडिशन, इनका ट्रेडिशन जो भी था, ये लोग ऑफ़र करते हैं नमाज और हम लोग वर्शिप करते हैं टेम्पल में। ये कस्टम का पार्ट है, और एक कस्टम का पार्ट है हमारे रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो अभी भी एट प्रेजेंट रनिंग है, गोइंग ऑन है, यानी चल रही हैं। तो ऐसे चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल आराम से करते हैं। तो आई थिंक कि 2 रूल आपको क्लियर होगा। चलते हैं थर्ड रूल की तरफ, टू शो अ यूनिवर्सल ट्रुथ। अच्छा, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ हम उन टर्म्स को बोलते हैं जो चीज़ें नॉर्मली चेंज नहीं होती हैं, इसको हिंदी में हम शाश्वत सत्य भी बोलते हैं। यानी आप यूनिवर्सल ट्रुथ को जब भी रिप्रेजेंट करने जाइएगा वहाँ पे आपको एक फैक्ट ही दिखेगा, वहाँ पे क्या दिखेगा, एक फैक्ट दिखेगा जो चेंज नहीं होता जनरली। अब जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल को लेते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आज भी है जो अर्थ सन के राउंड ही मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कल को वो जाकर यूनिवर्स से बाहर हो जाएगा या फिर मून के अराउंड घूमने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी नहीं चेंज होगा। सिंपल है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज आज भी पूरब में उगता है, कल भी पूरब में ही उगेगा। तो वही सिंपल आप देख सकते हैं। आप ध्यान से एक देखिएगा नंबर 2 वाले एग्जाम्पल को, इसमें लिखा हुआ है कि द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर, यानी सन जो है वो बॉल है एक फायर का, आग का गोला है। तो हाँ ये फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी सिंपली आपने देखा कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो चीज़ें बदल नहीं सकती या जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल होता है। आप गौर से देखिए, द अर्थ है तो यहाँ पर वर्ड मूव्स है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर SES अटैच्ड। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल में है हमारा कि द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। देखिए वहाँ पर इज़ लिखा हुआ है। अब सिंपल आपने देख लिया कि वहाँ पर ये इससे मैंने बता दिया है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, इसमें मैंने वो वर्ब का V1 और V5 नहीं यूज़ किया है। चलिए एग्जाम्पल आप चेंज कर सकते हैं, द सन राइजेज इन दी ईस्ट, तो वो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। द सन के साथ मैंने क्या बोला, राइजेज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं रूल की तरफ चलते हैं।
देखिए लिखा हुआ है टू मेक कोटेशन। अब कोटेशन का मतलब क्या होता है, एक सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे कि कोटेशन क्या होता है। तो कोटेशन का मतलब होता है किसी के द्वारा बोली गई कोई बात, मतलब अगर कोई बात किसी के मुंह से निकली है तो हम उसको कोटेशन की तरह डिफाइन करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि ये महात्मा गांधी का कोटेशन है, ये जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है, ये उनका कोटेशन। तो कोटेशन का मतलब क्या है, जैसे इस सेंटेंस में देखिए कबीर सेज, मतलब कबीर ने ऐसा कहा, तो ये कबीर का कोटेशन हो गया। क्या कहा भाई कबीर ने, तो कबीर ने कहा कि सूरज पूरब में उगता है, यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सेंटेंस मैंने आपका रेक्टेंगल के अंदर डाला है, देखिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सन के साथ राइजेज यूज़ किया हुआ। तो आपने समझा कि यहाँ पर कोटेशन जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बेस्ड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि श्याम सेज, श्याम कहता है। अब श्याम क्या कह रहा है भाई, तो श्याम कह रहा है कि बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम्स, मछलियाँ जो है वो तैरती हैं और पक्षी हैं उड़ते हैं। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, है ना। अब देख लीजिए ये सारी चीज़ें बदल नहीं सकती, प्लस ये कोट्स भी है, तो एज वेल एज दोनों ही तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, सब्जेक्ट में जो भी होगा उसके साथ V1 V5 यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है टू शो अ हिस्टोरिकल इवेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। देखिए किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, कॉमन बात है कि हिस्टोरिकल इवेंट है तो अभी कैसे एग्जिस्ट करेंगी। जैसे कोई एक पुराना सा मैंने एक हिस्टोरिकल इवेंट देखा यहाँ पर, सिकंदर डिफीट्स पोरस इन वार। सिकंदर ने पोरस को डिफीट कर दिया था एक वॉर में। आपने ये देखा कि सिकंदर के साथ डिफीट्स लगा हुआ है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एस और ई एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। किस लिए, तो टू शो अ हिस्टोरिकल इवेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। अब सिंपल, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज अनफॉरगेटेबल, मतलब 1857 का जो हमारा रिवॉल्ट था उसको भूला नहीं जा सकता। तो सिंपली ये इवेंट भी आपने डिस्क्राइब कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से, है ना। अब सिंपल देखिए, नेक्स्ट है हमारा टू शो अ 99% फ्यूचर प्लान्स जो कि सर्टेन्स हो। देखिए सिंपल देखिए यहाँ पे कि कैसे हम बता सकते हैं कि प्लान जो है हमारा 100% नहीं 99%, 1% ही उसका चांस होगा कि वो काम नहीं होगा, लेकिन 99% उसका चांस होगा कि वो काम हो जाएगा। फ्यूचर प्लान इस तरह से किया ही गया है कि 99% उसके हाँ होने के चांसेस हैं, जैसी प्रोबेबिलिटी उसकी जो है काफ़ी स्ट्रांग है। आप कहिएगा कि सर फ्यूचर के जितने भी एक्शन हैं वो तो हम फ्यूचर टेंस से बनाएंगे। हाँ, तो आपको टेंस में ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर मिलेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और वो एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। अब देखिए ध्यान से, आप जो सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हैं आप उसी को फ्यूचर इंडेफिनिट से भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा स्कूल जुलाई में खुलेगा, तो आवर स्कूल विल ओपन इन जुलाई। ये फ्यूचर से साफ साफ दिख रहा है कि स्कूल खुलना जो है वो तय है जुलाई में, लेकिन क्या हम इसको इससे नहीं बना सकते, आवर स्कूल ओपन्स इन जुलाई। यानी दोनों ही कंडीशन में हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक फ्यूचर इंडेफिनिट। दोनों ही सेंटेंसेस में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो फ्यूचर में होंगी। फ्यूचर प्लान है, यहाँ देखिए फ्यूचर प्लान जो कि 99% तय है, पहले से डिसाइडेड है। उसके नीचे एग्जाम्पल देखिए कि पीएम विजिट्स नेपाल नेक्स्ट मंथ। देखिए पीएम विजिट्स नेपाल नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री अगले महीने नेपाल जाएंगे। ये फ्यूचर प्लान है बट प्रेजेंट से बन रहा है। तो आप देखा आपने कि इस तरह से भी हम ये सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से फ्यूचर के एक्शन। नेक्स्ट रूल है हमारा टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ शैल और विल इन अ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए इसको कैसे समझेंगे कि अब कैसे हम लोग शैल और विल के रिपीटेशन को किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में अवॉइड करेंगे और उसकी जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है एक वर्क जो कि कंडीशन बेस्ड है। अब कैसे वो कंडीशन बेस्ड है, सबसे पहले हम देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है यू विल गो व्हेन ही विल कम्स। देखिए कम्स नहीं, वहाँ पे कम होगा, मिस प्रिंट हो गया।
देखिए यू विल गो व्हेन ही विल कम। देखिए तुम जाओगे, लेकिन तुम कब जाओगे? जब वह आएगा। सिंपल है कि तुम जाओगे जब वह आएगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम जाओगे जब वह आएगा, तो एक एक्शन पे दूसरा एक्शन डिपेंड है, कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है। देखिए इसमें दोनों ही जगह पे हम देखेंगे, दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने विल का इस्तेमाल किया है। विल विल ग्रामेटिकली देखिए ये उतना प्रॉपर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कि पहले सेंटेंस में मैंने यूज करके विल का, और दूसरे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हैं। यहाँ पर ये करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों सेंटेंस में विल यूज़ हो, कंडीशनल है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप आराम से एक को रिमूव करके वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पुट कर दोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, इफ़ यू विल डांस आई शैल गिव मनी। यानी सिंपल है कि अगर तुम डांस करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो दो बार विल का स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है, एक बार शैल एक बार विल। तो आप उसको रिमूव करके नेक्स्ट वाले में, पहले वाले में ही देख लीजिए, नेक्स्ट वाले में शैल रहने देंगे और पिछले वाले में हम लोग क्या कर देंगे वहाँ पे इफ़ यू डांस। मतलब आपने एक कंडीशन पुट किया, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पुट कर दिया, तो ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, ओकेजनली, etc। देखिए इस तरह के सर्टेन वर्ड्स जब भी आपको सेंटेंस में दिखेंगे, इस तरह के सर्टेन वर्ड्स जब भी आपको सेंटेंस में दिखेंगे, तो आप सिंपली उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे। जैसे एक मैं छोटा सा सेंटेंस आपको बताता हूँ, ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट, यानी वह हमेशा लेट आ रहा है। ऐसे नहीं, अगर आप ऐसा बोलिएगा कि वह हमेशा लेट आ रहा है, तो समटाइम ये परसेप्शन देता है कि आप उसको देख रहे हैं लेट आते हुए। जी नहीं, ये एक कंसेप्शन है जो ओवरऑल बोला गया है उसके बारे में। आप बोलिए ना कि वह हमेशा लेट आता है, तो आप इसको ज़्यादा प्रॉपर देखिएगा फर्स्ट वाले सेंटेंस के कंपैरिजन में कि वह हमेशा लेट आता है, तो ये क्या है? करेक्ट। तो यहाँ पर आप ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट, दैट्स मीन कि एक रेगुलर प्रोसेस है जो कि आपके द्वारा विजिबल है, ऐसा नहीं है, ये उसकी आदत है। और हैबिचुअल एक्शन जब भी होगा तो सिंपल है कि आप उसको प्रेजेंट में ही डालें, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से फॉर्म करेंगे। अब है टू शो अ सीरीज ऑफ एक्शन एज ए प्रोसेस। अच्छा, कोई प्रोसेस को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा कि आपको सीरीज ऑफ एक्शन दिख ही जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, चाय बनाने का प्रोसेस, हाउ टू मेक टी। देखिए इसमें क्या है कि पहले सेंटेंस को मैं अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो। देखिए जब प्रोसेस आप वहाँ पे देखिएगा तो एट फर्स्ट वी बॉयल सम मिल्क इन अ पॉट। वहाँ पे बॉयल देखिए आपका बोल्ड है, यानी कि पहले वाले सेंटेंस में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया। अब सीक्वेंशियली देखिएगा तो बोल रहा है कि नाउ वी बॉयल सम टी लीव्स इन अ लिटिल वाटर इन अनदर पॉट। थोड़े से पानी में हम अब थोड़ा सा लीव्स को गर्म करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि देन वी फिल्टर भी बोल्ड में है। सारे वर्ब्स को मैंने बोल्ड में किया है ताकि आप समझ सकें। देन वी फिल्टर द बॉयल्ड टी लीव्स इनटू द बॉयल्ड मिल्क। अब फिल्टर का वर्ड जो यूज़ किया गया वहाँ पे वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, अब क्या है, नाउ वी सर्व। अब सर्व भी बोल्ड में है। तो जितने भी सीक्वेंस में आने वाले एक्शंस हैं जो किसी प्रोसेस के अंडर गोज हैं, आप सिंपल सभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग टू मेक द कमेंट्री ऑफ अ गेम। अक्सर आप लोगों ने टीवी में और रेडियो में सुना होगा। देखिए सिंपल जो कमेंट्री होती है क्रिकेट की या फिर आप फुटबॉल की कहीं देखिएगा जनरली, तो उसका स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही बेस्ड होता है। कैसे? अब मैं जस्ट आपको एक कमेंट्री का लाइन ही दिखा रहा हूँ। अख्तर बोल्स टू सचिन, मतलब अख्तर बोल्स टू सचिन। यहाँ पे देखिए बोल्स है ना, यहाँ पे सचिन के लिए नहीं अख्तर के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोल्स यूज़ किया गया। और सचिन हिट्स हार्ड द बॉल गोज ऑफ द बाउंड्री लाइन एंड इट्स 4 रन। मतलब अख्तर ने सचिन को बॉल डाला, सचिन ने बॉल को हिट किया हार्ड और बॉल बाउंड्री लाइन के पार 4 रन। इस तरह से तो जस्ट लाइक कमेंट्री आप जब भी यूज़ करिएगा तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। सिंपल, अब समझ में आ गई होगी बातें आई होप आपको।
लास्ट हमारा जो रूल है वो रूल है फॉर द न्यूज़पेपर हेडलाइन। अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ समझते हैं या पढ़ते हैं उसके स्ट्रक्चर, हिंदी न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही स्ट्रक्चर को लिखा जाता है। ऐसा क्यों? आप नीचे एग्जाम्पल को देखिए, क्रिकेट मैच ड्रॉस, मतलब क्रिकेट का मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। देखिए आपने एक्शन जो है वो एज ए हेडलाइन दिखाया, वहाँ पे एक्शन को दिखाया है हेडलाइन की तरफ, लेकिन स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। लास्ट एग्जांपल देखिए वहाँ पे 12 थीव्स स्केप्स, मतलब 12 थीव्स, वहाँ पर थीव्स होता, थीफ हो गया बाय मिस्टेक, और इसमें भी ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बेस्ड है। आप समझ गए कि इतने पार्टिकुलर रूल्स के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इतने पार्टिकुलर यूजेस हैं इसके। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसके रूल्स एंड यूजेस। सो कीप कंटिन्यू। थैंक यू।